नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। शिमला में आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सम्मेलन 100 साल पहले शिमला में ही शुरू किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि हैं, तो देश भर की अलग अलग विधानसभाओं और विधान परिषदों के सभापति इसमें भाग ले रहे हैं। उद्देश्य बस यही कि विधायी संस्थाएं ज्यादा मजबूती, पारदर्शिता और प्रासंगिकता के साथ काम कर सकें। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के 100 साल के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए जब सम्मेलन में निकले विचारों ने विधायिका की कार्यप्रणाली को सकारात्मक रूप से बदला। जनप्रतिनिधियों के व्यवहार से लेकर दल बदल जैसे कानून इसी तरह के सम्मेलनों की देन है। लोकसभा और कई विधानसभाओं की लाइव कार्यवाही का विचार भी ऐसे ही सम्मेलन से निकला था। प्रधानमंत्री मोदी इसके महत्व को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और उद्घाटन के मौके पर उन्होंने इसका जिक्र भी किया। रिपोर्ट देखिए। इस सम्मेलन के माध्यम से देश के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय और उनमें बड़ी भूमिका इस जगह की रही है। सम्मेलन की इस लंबी यात्रा में हमें माननीय विठल भाई पटेल, माननीय गणेश मावलंकर जी समेत पूर्व अध्यक्षों का भी मार्गदर्शन मिला है। उनके नेतृत्व में विधानमंडलों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। यह पल ऐतिहासिक है। 100 वर्ष पहले के अतीत इतिहास पर नजर डालने का क्षण, साथ ही आने वाले 100 वर्षों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी। अतिरिक्त अवसर यह है कि आजादी का अमृत महोत्सव का यह दौर भी है। यह 21वीं शताब्दी हमारे माननीय स्पीकरगण टेक्नोलॉजी प्रधान दुनिया है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। डाटा हमारी नियति तय करेंगे। वर्चुअल करेंसीज और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी जैसे इशूज इंसान और धरती का भविष्य प्रभावित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित हो रहे ऐतिहासिक पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन कई मायनों में खास है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसे लेकर काफी आशान्वित हैं। उन्होंने सम्मेलन की शुरुआत में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम की जानकारी दी थी और इसके महत्व को रेखांकित किया था। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यक्रम पर, उनमें व्यापक परिवर्तन करने पर चर्चा करते हैं और इस 82 सम्मेलन के अंदर अलग अलग राज्यों में जो चर्चा हुई, संवाद हुई, आपसी सहमति बनी, कुछ संकल्प लिए गए, उससे देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक संस्थाओं को हमने सशक्त किया, मजबूत किया है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया है, शासन जिम्मेदार हो, प्रशासन पारदर्शिता हो, जनप्रतिनिधियों को व्यापक अधिकार मिले। ऐसे कई निर्णय इस सम्मेलन के माध्यम से हुए। विशेष रूप से सम्मेलन के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, उनके कार्यक्रम को और व्यवस्थित बनाया जाए, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, उनको और फैसिलिटेट किया जाए ताकि वह सदन में जनता की भावनाओं को भी रख सकते और कानून बनाते समय भी व्यापक विचार विमर्श करें। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके महत्व की चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि लोकतंत्र भारत के लिए महज सरकार चलाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय समाज का स्वभाव है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार से शुरू हुए विधानसभा और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को भी जोड़ने का काम करे। मेरा एक विचार
वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हमारे सदन की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हों, हमारी नीतियां कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हों। सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 17 नवंबर और 18 नवंबर 2 दिन चलेगा। इस दौरान संसद और विधानमंडलों में सदन कैसे सुचारू रूप से चलें, जनहित का किस तरह से ध्यान रखा जाए और सरकारों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का ये 82वां संस्करण है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए डिम्पल शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दूसरे दिन सीएम जयराम ठाकुर ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। शिमला हिमाचल में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और इसी मौके पर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सम्मेलन है 82वां शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं समारोह पे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले निश्चित रूप से हिमाचल के लिए ये गर्व की बात है कि 100 साल पहले 1921 में यहीं शिमला में जो ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके 100 साल होने के बाद फिर लोकसभा स्पीकर मोदी जी ने हमसे आग्रह किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही करना चाहिए ये कार्यक्रम। तो आज ये कार्यक्रम हुआ और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी प्रदेशों के जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो आए हैं और प्राइम मिनिस्टर इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी वो वर्चुअली जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम 100 साल पूरे होने पर जो ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है जो वहाँ शिमला में जो की गई, तो ये हमारे लिए खुशी का विषय है।
सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने संबोधन में जिक्र किया कि सदन में एक सार्थक बहस के लिए भी समय निकाला जाना चाहिए, हेल्दी डिबेट्स के लिए समय निकाला जाना चाहिए, जो कि कोई जो राजनेता हैं वो जो जनप्रतिनिधि होने के साथ जो समाज के लिए भी अलग कार्य कर रहे हैं राजनीति के अलावा भी, तो उनके अनुभव भी शेयर किए जाने चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या एफर्ट? निश्चित रूप से वैसे मुझे तो ये है कि ये कहना है कि जहाँ तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो बिल्कुल हमेशा अलग हट करके सोचते थे। आम तौर पर अभी तक चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे विधान परिषद है, जो चर्चा होती है वो राजनीतिक एक लाइन के हिसाब से होती है, पक्ष में या विपक्ष में बोलने की बात होती है। वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो होना भी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन उससे हट करके कि अलग से कार्यक्रम तय करके जो है निर्धारित करना कुछ मुद्दों पर जो देश के लिए, समाज के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मार्गदर्शन के रूप में हो सकते हों, उसके माध्यम से कुछ हम रिफॉर्म्स कर सकते हों, उसके माध्यम से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया वो सब स्वागत योग्य है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचना चाहिए, निश्चित रूप से सोचना चाहिए। जब पार्टी की बात छोड़ करके, पार्टी से हट करके असली जो मुद्दे हैं समाज के और विकास के, और उसके बाद आने वाले समय में विजन के साथ चलने के लिए, काम करने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा सुझाव प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं अभिनंदन करता हूँ। सर, जैसा कि हिमाचल बहुत ही खूबसूरत राज्य है और शिमला बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पे हर बार ही हर जगह देश में हर जगह से यहाँ पे जो सैलानी आते हैं हर बार, तो उनके लिए क्योंकि कोविड के बाद से अब नॉर्मल होने लगा है, जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो नॉर्मल होने लगा है, तो उसको लेकर क्या खास व्यवस्था है कोविड के बाद? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि यहाँ आप खड़े होकर के बाहर मैदान में खड़े होकर के धूप का आनंद ले सकते हैं, नीला आसमान देख सकते हैं, जो शहरों में दिखता नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से हिमाचल बहुत बेहतर प्रदेश है। और उसके बाद जहाँ तक कोविड सिचुएशन के इस दौर में हमारे हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म पे इफेक्ट आया, क्योंकि टूरिज़्म की दृष्टि से हिमाचल का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारा आय और इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा एक टूरिज़्म एक माध्यम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल ने अब रिवाइव करना शुरू किया है टूरिज़्म के सेक्टर में भी, और मैं उम्मीद करता हूँ कोविड के चलते जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, उसकी भरपाई करना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास के लिए गति के साथ काम कर रहे हैं। सर, चूँकि हिमाचल प्रदेश में कोविड के बाद ही जो संसाधनों की कोविड के बाद हालांकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है, लेकिन जो प्रदेश की सरकार पे जो कर्ज है वो 60,000 करोड़ रुपए का है, और ऐसे में जो इसकी भरपाई है वो किस तरीके से की जाएगी, दोबारा जो सामान्य इसको कैसे किया जाएगा? देखिए, कोविड की सिचुएशन के कारण तो वर्ल्ड की इकॉनमी भी प्रभावित हुई है, देश की हुई है, प्रदेश की तो हुई ही। ऐसे में इस बात के लिए समय तो लगेगा। ये बात ठीक है कि प्रदेश में कर्ज जो है वो सरकार को लेना पड़ रहा है। ये आज नहीं, जब कोविड नहीं था उस वक्त भी जो पूर्व में सरकारें रही वो लेती रही है, और हमारी सरकार भी ऋण लेती रही है। लेकिन कोविड के कारण इकॉनमी प्रभावित ज़्यादा हुई है, और उसके कारण स्वाभाविक रूप से जो हमारे असली जो गोल्स थे हमारी सरकार के, वो उन गोल्स को अचीव करने में कठिनाई तो आई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी इकॉनमी भी रिवाइव होगी, और इकॉनमी के साथ साथ में जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं कुछ क्षेत्र में विकास करने के लिए, उनको भी हम हासिल करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कोविड के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर भी आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए, जो हार का सामना करना पड़ा है, शिकस्त देखनी पड़ी, उसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, किसी को कलेक्टिवली जो चीज़ें हैं, और आगे जो चुनाव होने वाले हैं, अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें ज़ोरों शोरों से जो है सरकार वो उतरने वाली है। मैं कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, शिमला, हिमाचल प्रदेश। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का इतिहास गौरवपूर्ण है। इस सम्मेलन ने विधायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब इन मंचों पर हुए विचारों से निकले आइडियाज ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में बड़े बदलाव किए। 2001 में हुए सम्मेलन में शिष्टाचार अनुशासन पर हुई चर्चा दल बदल कानून के रूप में सामने आई। इतना ही नहीं, लोकसभा की कार्यवाही के लाइव प्रसारण का आइडिया भी इसी सम्मेलन की देन था। क्या है इस सम्मेलन का इतिहास, इस रिपोर्ट में देखिए। संसदीय परंपराओं, प्रथाओं, पद्धतियों और प्रक्रियाओं के विकास और संरक्षण के लिए 1921 में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूती और गहराई दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित भी करते हैं। इतिहास के पन्नों में देखें तो ये सम्मेलन कई बदलावों से गुजरता हुआ देश की विधायिका के संचालन की पाठशाला बन गया है। प्रेसिडेंट व्हाइट ने 1921 में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1925 में सर फ्रेडरिक व्हाइट की जगह विट्ठल भाई जे पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। 1926 के बाद ये निर्वाचित अध्यक्षों का सम्मेलन बन गया। 1933 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष षणमुखम चेट्टी ने संबोधित किया। 1938 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष सर अब्दुल रहीम ने दिल्ली में सम्मेलन को संबोधित किया। 1946 में जीवी मावलंकर केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। 1946 तक नियमित सम्मेलन का आयोजन नहीं होता था। जीवी मावलंकर ने 1946 से 1956 तक सम्मेलन का मार्गदर्शन किया। 1921 से 1950 तक सम्मेलन दिल्ली या शिमला में आयोजित होता रहा। 1950 में जीवी मावलंकर ने अलग अलग राज्यों में आयोजन का सुझाव दिया। 1951 से सम्मेलन अलग अलग राज्यों में आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई और 1951 में सम्मेलन त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया। 1958 में दार्जिलिंग और 1960 में बंगलौर में आयोजित सम्मेलन को एम अनंतशयनम अयंगर ने संबोधित किया। 1963 में सरदार हुकुम सिंह ने चंडीगढ़ में सम्मेलन को संबोधित किया। यह संबोधन 1962 के चीनी आक्रमण पर आधारित था। 1967 में आयोजित सम्मेलन में व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल की आलोचना की गई। 1972 में जीएस ढिल्लन ने मद्रास में सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1982 में पटना में सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1989 में सम्मेलन का आयोजन असम के दिसीपुर में हुआ। 1992 में शिवराज बी पाटिल और 1996 में पीए संगमा ने इसकी अध्यक्षता की। 1994 में इसका आयोजन ओडिशा में किया गया। 1998 में 62वें सम्मेलन को जीएमसी बालयोगी ने संबोधित किया। 2000 में जीएमसी बालयोगी ने हैदराबाद में सम्मेलन को संबोधित किया। 2001 में चंडीगढ़ में सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में सदस्यों के आचरण, आचार संहिता, शिष्टाचार, मर्यादा पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। 2002 में मनोहर जोशी ने कर्नाटक में सम्मेलन की अध्यक्षता की। 2003 में महाराष्ट्र और 2005 में नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2005 में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ। 2007 में सम्मेलन का आयोजन केरल में किया गया। 2008 में हरियाणा में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ तो 2010 में मध्य प्रदेश में सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2011 में जयपुर में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता मीरा कुमार ने की। 2015 में सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में सम्मेलन लखनऊ में हुआ तो 2016 में यह सम्मेलन गुजरात विधानसभा परिसर में हुआ। 2019 में यह सम्मेलन उत्तराखंड में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता स्पीकर ओम बिरला ने की। तो 2020 में सम्मेलन का आयोजन गुजरात के केवड़िया में हुआ, इसकी अध्यक्षता भी ओम बिरला ने की। संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकायों की अपनी भूमिका है। पीठासीन अधिकारियों को सदन में उच्च सम्मान दिया जाता है। पिछले 8 दशक के दौरान पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र, इसकी प्रक्रिया के नियमों के व्यापक महत्व पर चर्चा की जाती रही है और इससे निकले निष्कर्ष से विधायिका मजबूत हुई है। इन सम्मेलनों के दौरान की गई सिफारिशें और पारित संकल्प संसदीय प्रणाली की विषय वस्तु और रूपरेखा को गहरा और व्यापक बनाने में काफी आगे बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।